हाय दोस्तों, पूर्वांचल करियर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप अवगत ही हैं कि हम लोग संस्कृत के शिक्षण पर प्रैक्टिस लेकर आपके सामने उपस्थित हो रहे हैं, जिसमें हम लगातार आपको अच्छे अच्छे प्रश्नों पर व्याख्या सहित आपके सामने हल करके दिखा रहे हैं और उस पर जो आधारित ट्रिक्स हैं, जो मूलभूत शब्द हैं, आधारित शब्द हैं, बेस्ड शब्द हैं, उनको भी आपको क्लैरिफाई करते हुए चल रहे हैं, ताकि आपको पेपर में बैठने से पहले ही इतना कॉन्फिडेंस आ जाए, इतना अनुभव आ जाए कि आप आसानी से पेपर को हल कर जाएं और अपनी सफलता को प्राप्त करें। तो दोस्तों, उसी कड़ी में चलते हैं हम अपने अगले प्रैक्टिस सेट पर, जो आपके सामने हम 20 प्रश्नों की श्रृंखला लेकर उपस्थित होते हैं और आपके सामने पूर्ण रूप से उसकी व्याख्या करते हैं और ट्रिक्स बताते हैं, ऐसे ऐसे ट्रिक्स बताते हैं जिसमें आपको जरा सा भी संदेह ना उपस्थित हो पेपर के समय। तो चलिए दोस्तों, हमारा पेनिया किधर है? ये देखिए, हमारी पेन हमारे सामने उपस्थित हो गई है, जिसमें इंक ही नहीं भरी जाती है, ऐसी पेन है आपके सामने। चलिए तो दोस्तों, चलिए, जो आसमां को छूने का हौसला रखते हैं, जो आसमां को छूने का हौसला रखते हैं, वो जमी पे पड़े कदमों के निशान नहीं गिना करते हैं। तो दोस्तों, ये जो कोर्स हैं, ये आपको एक नई ऊर्जा, नई उत्तेजना आप में भर देते हैं। ऐसे ऐसे कोर्स आपके सामने लगभग हम रोज लेकर उपस्थित होते हैं, ताकि आपके अंदर उत्साह बढ़ जाए, आपके अंदर उत्तेजना उपस्थित हो जाए, उत्तेजना भर जाए आप में, और आप उत्साहवर्धन के साथ अपने प्रश्नों को हल करें और उसे इतनी आसानी से हल कर जाएं कि आपको भी ना पता लगे कि ये प्रश्न हल हो गया। चलिए चलते हैं अपने प्रश्न पर। तो आज की जो श्रृंखला है दोस्तों आपके सामने, वह क्या है, चलिए देखते हैं। तो पहली श्रृंखला आपके सामने जो है प्रश्न की, वह कौन सी है, आइए देखते हैं। ये देखिए, आपके सामने पहली जो श्रृंखला है वह कौन सी है, तो आपके सामने है, आप पढ़िए और उसका उत्तर दीजिए। तो जब पढ़ेंगे आप और उसका उत्तर देंगे, तब आपको समझ में आएगा कि हम कितने पानी में हैं। चलिए, तो पहला क्या है दोस्तों, प्रथम कक्षायाः भाषा पुस्तके आदौ, यहाँ पे आदौ होना चाहिए दोस्तों, आदौ वर्णमाला दीयते ततः द्वय अक्षर शब्दाः अनन्तरं त्रय अक्षर शब्दाः अनन्तरं च कक्षा कविता च पुस्तक एवं पुस्तकम का पद्धति अनुसृता। तो ऐसी पुस्तक पर आधारित कौन सी पद्धति का अनुसरण कर रहे हैं, इस पुस्तक में जो ये आप उदाहरण दे रहे हैं वो किस पद्धति का अनुसरण कर रही है, तो आइए देखते हैं। तो पहली कक्षा में भाषा पुस्तक पर वर्णमाला दी गई है। वर्णमाला देते ही देखिए, द्वय शब्दा, फिर त्रय शब्दा, 2 शब्दों पर आधारित, फिर 3 अक्षरों पर आधारित, 2 अक्षरों पर बने शब्द, उसके बाद 3 अक्षरों पर बने शब्द, उसके बाद कविता दी गई है, उसके बाद कविता दी गई है। मतलब पहले छोटे छोटे अंशों में दिया गया, पहले छोटे छोटे अंश दिए गए हैं। पहले कैसे दिए गए हैं, छोटे छोटे अंश दिए गए हैं, अंश दिए गए हैं। उसके बाद उस पर आधारित क्या दी गई है, कविता दी गई है। उसके बाद क्या दी गई है, कविता दी गई है। मतलब कि हम छोटी छोटी सीढ़ियों का सहारा लेकर बड़े पायदान पर जाने का क्या कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। मतलब यह किस पद्धति का अनुसरण कर रही है, आपके दिमाग में इतना तुरंत समझ में आ जाना चाहिए। छोटे छोटे अंशों से साहित्य पर जाना या कविता पर जाना, काव्य पर जाना, कौन से नियम का अनुसरण करती है ऐसी पुस्तक, तो आइए देखते हैं। अनुशासनात्मक पद्धति नहीं, अनुशासनात्मक पद्धति नहीं है। पाठ्य चर्चा रूपरेखा पद्धति,
यह भी नहीं है, पाठ्य चर्चा रूपरेखा पद्धति भी यह नहीं है दोस्तों। चलिए फिर ऊर्ध्वगामी और अधोगामी दो आपके सामने दो नियम यहाँ पे उपस्थित हैं, और मैंने दोनों नियम पर आपको बताया था कि इस नियम पर ये जो पद्धतियाँ हैं, इन पद्धतियों में दो नियम काम करते हैं। देखिए, एक बॉटम अप अप्रोच, एक टॉप डाउन अप्रोच। एक बॉटम अप, बॉटम का मतलब छोटे से, नीचे से ऊपर की तरफ जाना, और टॉप डाउन का मतलब ऊपर से नीचे की ओर आना। देखिए शब्दों से समझ में आ रहा, ऊर्ध्व का मतलब छोटे से ऊपर की तरफ जाना, छोटे से ऊपर की तरफ जाना यानी कि छोटे अंशों से साहित्य की तरफ जाना, छोटे शब्दों से साहित्य की तरफ जाना या कविता की तरफ जाना। अधोगामी का मतलब, देखिए यहाँ हमने आपको जो पढ़ा रहे थे तब बताए थे कि जो अधोगामी होता है, ऊर्ध्वगामी होता है, या वर्ण से साहित्य की ओर जाता है। किसकी तरफ जाता है? वर्ण से साहित्य की तरफ जाता है। और जो अधोगामी होता है वह साहित्य से वर्ण की तरफ जाता है। साहित्य से वर्ण की तरफ गमन करता है, यह सिद्धांत उसका अनुसरण करता है। तो अब बताइए आप, यहाँ पे पहले छोटे छोटे शब्दों को दिया गया, पहले दो शब्दों को, फिर तीन अक्षरों वाले शब्दों को, फिर उसके बाद उस पर आधारित कविता दी गई है। इसका मतलब है कि पहले वर्णों को, वर्ण से फिर शब्द बनाए गए, वर्ण से क्या बनाए गए? छोटे छोटे शब्द बनाए गए। शब्द के बाद तब जाके तो कविता बनी है। कविता का मतलब साहित्य की तरफ गए। आप किसका अनुसरण कर रहे हैं इसमें? तो इसमें आप ये देखिए ऊर्ध्वगामी का अनुसरण कर रहे हैं। पहला ही प्रश्न आपका ऐसे नियमों पर आधारित है जो आपको बॉटम टू टॉप की बात करता है या टॉप टू बॉटम की बात करता है। देखिए, टॉप टू डाउन की बात करता है। यह आपको आपके मनोविज्ञान में भी मिलेगा, आपके हिंदी में भी मिलेगा, और आपके क्या बोलते हैं उसे जी, मैथ और ईवीएस में भी मिलेगा। मतलब ये आप अगर समझ गए, ऊपर से नीचे की ओर, अंश से पूर्ण की ओर, वर्ण से साहित्य की ओर, शब्द से साहित्य की ओर, तो इस तरह से यह किसी भी भाषा में आपको किसी भी पांचों भागों में आपके सीटेट के किसी भी पार्ट में यह आ सकता है। बस आपको इसीलिए हम पढ़ाते हैं ताकि आपको यही नहीं, संस्कृत में ही नहीं, हिंदी में भी इसकी मदद मिले। हिंदी के साथ साथ आपको ईवीएस में भी इससे आपको मदद मिलेगी, मैथ में भी इससे मदद मिलेगी। मैथ के साथ साथ आपको जो लैंग्वेज हैं, आपके लैंग्वेज में भी आपको मदद मिलेगी। लैंग्वेज का मतलब चाहे आप हिंदी पढ़ रहे हैं, चाहे आप इंग्लिश भी पढ़ रहे हैं, इंग्लिश में आपको बॉटम टॉप अप्रोच करके देगा और या फिर टॉप डाउन अप्रोच करके देगा। तो इस तरह से आप आसानी से अगर हमारे प्रश्नों को देख ले रहे हैं तब भी आपका भाषा शिक्षण समाप्त हो जाएगा। भाषा शिक्षण आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि इसमें कौन सा आपका सही है। तो ये वाला आपका सही है, क्योंकि यहाँ पे देखिए पहले 2 अक्षर वाले शब्दों को, फिर उसके बाद 3 अक्षर वाले शब्दों को, उसके बाद कथा और कविता की बात की जा रही है, उसके बाद कथा और कविता में यानी कि साहित्य में आपको लेकर जाया जा रहा है। इसका मतलब ऊर्ध्वगामी, छोटे से बड़े की तरफ जाया जा रहा है, और जब बड़े से छोटा होता है तो अधोगामी होता है। तो इन पर आधारित प्रश्न आपके कभी गलत नहीं होने चाहिए दोस्तों। इतनी मेहनत करने के बाद अगर गलत हुआ तो फिर भगवान ही मालिक है, आपका तो बेड़ा ही गर्क हो जाएगा उस टाइम, क्योंकि आपका नंबर छूट जाएगा। बद्दुआ नहीं दे रहे हैं, बस आपको बता रहे हैं कि आप ऐसी चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप लापरवाही कर रहे हैं। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न आपके सामने, उत्पादक कौशलेषु कस्य समावेश अस्ति। तो उत्पादक कौशल होता क्या है, पहले तो आपको यही जानना होगा। क्या? उत्पादक कौशल, उत्पादक कौशल जिससे हमारे अंदर भाव उत्पन्न होते हैं, विचार उत्पन्न होते हैं, तो वह हमारे उत्पादन कौशल कहलाते हैं। जिसके द्वारा हमारे अंदर नए भाव, नए विचार, नई सृजनात्मकता, रचनात्मकता उत्पन्न होती है, उसी को हम लोग उत्पादन कौशल कहते हैं। और यह उत्पन्न किससे होती है दोस्तों? तो लेखन संभाषण, लिखने और बोलने से तो नहीं, ऐसा नहीं होता। लिखने और बोलने से
ये जो उत्पादन कौशल होता है या उसका अनुसरण नहीं करता है। ना ही सुनने और बोलने से, ना ही सुनने और बोलने से, ना ही पढ़ने और सुनने से, तो इन तीनों से जब नहीं होता है, पढ़ने और लिखने से, पढ़ने और लिखने से हमारे भावों का क्या होता है, विकास होता है, हमारे विचारों का विकास होता है। एक तो होता है इसमें पढ़ना। उत्पादन कौशल किसे किसे कहते हैं, तो उत्पादन कौशल में पढ़ना और लिखना आता है। उत्पादन कौशल में क्या आता है, पढ़ना और लिखना आता है। पढ़कर हम नए विचारों की अपने दिमाग में उत्पत्ति करते हैं और लिखकर अपने विचारों को क्या करते हैं, विचारों को प्रकट करते हैं। तो ये जो हमारा जिसमें होगा वही हमारा उत्तर होगा। तो पढ़ना और लिखना यह उत्पादक कौशल के अंग हैं, उत्पादक कौशल के अंश हैं। तो आप इतना जान जाइए, कहीं भी आपको मिल जाए उत्पादक कौशल कौन होते हैं, तो आप क्या लगाएंगे, रीड एंड राइट लगाएंगे, RW लगाएंगे, रीड एंड राइट लगाएंगे। दोनों को मिलाने के बाद उत्पादन कौशल का निर्माण होता है। चलिए आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, ये देखिए, पठनम नाम न केवलम लिखित पाठस्य उच्चारणम अपितु एतद अपि महत्वपूर्णम यत् कश्चित्। तो पढ़ना ना केवल लिखे हुए पाठ का उच्चारण करना है, पढ़ना ना केवल लिखे हुए पाठ का उच्चारण करना है, अपितु अब अपने विकल्प में ढूंढना पड़ेगा उसका क्या मतलब होता है। जबकि मैंने पढ़ने का उद्देश्य, पठन उद्देश्य आपको बताया हुआ था। तो पठन उद्देश्य क्या होते हैं दोस्तों, पढ़ने के क्या उद्देश्य होते हैं, तो पठित्वा अर्थ ग्रहणम, क्या होता है, पठित्वा अर्थ ग्रहणम। पठित्वा अर्थ ग्रहणम, पढ़ने का जब मैंने उद्देश्य बताया था, लिखितस्य पठित्वा अर्थ ग्रहणम, लिखितस्य पठित्वा अर्थ ग्रहणम, लिखे हुए तथ्य का पढ़कर अर्थ ग्रहण करना ही, अर्थ का ज्ञान करना ही हमारा पठन कौशल का उद्देश्य होता है। जब मैंने पठन कौशल से उद्देश्यम बताया था, पठन कौशल का उद्देश्य बताया था, तब यह बताया था कि लिखित्वा पठित्वा अर्थ ग्रहणम, लिखे हुए तथ्यों का पढ़कर अर्थ ग्रहण करना ही हमारा पठन कौशल का उद्देश्य होता है। तो क्या होता है दोस्तों, लिखे हुए साहित्य या अंश का, लिखे हुए साहित्य या अंश का पढ़कर अर्थ ग्रहण करना ही पठन कौशल का उद्देश्य होता है, पठन कौशल का उद्देश्य होता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, यह मैंने आपको भाषा कौशल पढ़ाते समय बार बार पढ़ाया था दोस्तों, भूयो भूयः पढ़ाया था, पुनः बार बार आपको पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था कि लिखे हुए साहित्य या अंश का पढ़कर अर्थ ग्रहण करना ही पठन कौशल का उद्देश्य होता है। तो अब दोस्तों आप आसानी से आप समझ सकते हैं कि इसमें कौन सा हमारा उत्तर होगा कि जिससे हमारे क्या हों, अर्थ ग्रहण हों। तो दोस्तों यहाँ पे तो अर्थ ही गायब है, यहाँ पर आपके विकल्प ही नहीं है, इस प्रश्न का यह विकल्प ही नहीं बनेंगे। ये तो हो गया बच्चों को पाठ्य पुस्तक से अतिरिक्त, अभी हमने कल प्रश्न आपको कराया था, पाठ्य पुस्तक से अतिरिक्त, पाठ्य पुस्तक को छोड़कर प्रकृति से जोड़कर पढ़ाना, उसका यहाँ पे उत्तर है।
ये हमने कल आपको पढ़ाया हुआ था। तो यहाँ पे ये प्रश्न आपका जो दोस्तों है वह गलत है, यह विकल्प ही गलत है। और इन विकल्पों को छोड़कर आप बस इतना जानिएगा कि जिसमें पठित्वा अर्थ ग्रहणम पठित्वा अर्थ बोधम च उत्तर होगा इसका, जहाँ पे भी होगा ऐसे ही उसका होगा। जहाँ पर यह मिल जाए कि पढ़ करके अर्थ को ग्रहण करना, जिस भी विकल्प में आपको दिख जाए इस वाले प्रश्न का वहाँ पे उत्तर बन जाएगा। ये देखिए दूसरा वाला उत्तर आ गया है, यानी कि यह क्या हो गया आपका, यह गलत है। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। तो यहाँ पे हमारा उत्तर ही गलत हो गया, तो बातें खत्म हो गई। कक्षायाः लेखनस्य प्रारंभ कर्तुम शिक्षक, कक्षा में लिखना प्रारंभ करता है जब शिक्षक, तो उसमें क्या क्या विचार होने चाहिए, क्या क्या विचार होने चाहिए। चलिए, तो विद्यालयम आगनात पूर्वम विभिन्नान परिच्छेदान पठितुम पठाम पाठ्यम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाठ्यम पठितुम पाठ्यम छात्रान निर्देशत सुंदर हस्ताक्षरेण लिखितुम छात्रान निर्देशत। पहली बात तो इसको आप तुरंत ही काट दीजिए। जहाँ पे सुंदर हस्ताक्षर की बात थोड़ी हो रही है, शिक्षक लिखने का कार्य करवाना चाह रहा है, बच्चों से लिखना प्रारंभ करवा रहा है, तो वहाँ पे हस्ताक्षर की बात कहाँ से आ जा रही है। चलिए आगे चलते हैं। विषयोपरि मननम कृत्वा विचाराणाम निर्माणम कर्तुम छात्रान निर्देशयत। ये लिए कहाँ आ गया, छात्रान निर्देशत। उसके बाद कृष्णफल के विषयों पर लिखितम परच्छेदुम अनुच्छेदम छात्रान निर्देशम। तो इसमें जो आपका है विषयों पर, विषय पर मंथन करके, विषय पर क्या करके मंथन, मन्य नाम नहीं है ये मंथनाम है, मंथनम है। तो विषयों पर, विषय पर पहले मंथन करके उसके बाद छात्रों को उस पर विचार करने का क्या देना, निर्देश करना ही हमारा क्या है, कक्षा में लेखन प्रारंभ करने का उद्देश्य है। पहले विषय पर क्या करेंगे आप, मंथन करेंगे, फिर उसके बाद छात्रों में उनके विचारों को निर्माण करने का निर्देश देंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, एका पठनगत समस्या अस्ति। ये देखिए यह आपका अधिगम अक्षमता से है। यह प्रश्न आपका किससे संबंधित है, तो यह आपके अधिगम अक्षमता या फिर अधिगम विकार से है, अधिगम विकार से है। किससे है, अधिगम अक्षमता या अधिगम विकार से, या अधिगम दोष से है, अधिगम दोष से है। अब इनमें से कोई भी शब्द आपको मिल जाए, इसका मतलब है कि अधिगम अक्षमता से है, अधिगम विकार से है या अधिगम दोष से है। चलिए इसमें चलते हैं। मैंने आपको बार बार यह पढ़ाया है, यहाँ से मैंने अधिगम अक्षमता से लेकर प्रश्न को आपको बार बार समझाया है। जहाँ पे कैलकुलिया की बात आ जाए, कैलकुलेटर की बात आ जाए, गणितीय अक्षमता, गणितीय समस्या होगी छात्र को, तो कैलकुलिया कहाँ पे है, डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया मतलब गणितीय। जहाँ पर कैलकुलेटर की बात आए तो वहाँ पे गणितीय समस्या ही तो आएगी। फिर उसके बाद डिस्फोरिया। डिस्फोरिया का मतलब भी मैंने बताया था कि इसमें क्या होता है, जो मेल और फीमेल होते हैं दोनों के लक्षण एक समान दिखने लगते हैं, चाहे वह मेल हो या फीमेल हो। मेल के लक्षण फीमेल से, फीमेल के लक्षण मेल में दिखने लगते हैं, तो यही होता है हमारा डिस्फोरिया। लड़की छात्रा है तो उसमें छात्र के लक्षण दिखाई देते हैं, और छात्र है तो उसमें छात्रा के लक्षण दिखाई देने लगे, वही होता है आपका डिस्फोरिया। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसको हम व्याख्यायित अब आज नहीं करेंगे क्योंकि इसको हमने बार बार पढ़ाया है। आप पिछली कक्षाओं को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमने कोई भी पॉइंट छोड़ा नहीं है। कहाँ से प्रश्न बनाएगा आपका एग्जामिनर,
आपके एग्जामिनर या प्रश्न विश्लेषक कहाँ से प्रश्न बनाएंगे? सारी टॉपिकें हमने आपको पढ़ा रखी हैं, ठीक है। आइए, डिसलेक्सिया और डिसग्राफिया। ग्राफिया का मतलब ग्राफ बनाना। ग्राफ आप तभी बनाएंगे जब आप लिखेंगे। ग्राफिया का मतलब ग्राफ आप तभी बनाएंगे जब आप लेखन कार्य करेंगे। कौन सा कार्य? लेखन कार्य, यानी कि लिखने का कार्य। तो डिसग्राफिया लिखने से संबंधित होता है। और यहाँ पे बचा क्या तब? तो बचा है आपका कौन सा? ये देखिए, गणितीय समस्या, शारीरिक समस्या, जेंडर समस्या जिसे कहते हैं, जेंडर समस्या। जेंडर में प्रॉब्लम आ जाती है। चलिए, डिसलेक्सिया पठन संबंधी, पढ़ने में समस्या उत्पन्न होती है, बच्चे को कठिनाई उत्पन्न होती है। तो उसके बाद लिखने में समस्या, लिखने में समस्या। तो कौन सा हो गया हमारा उत्तर? इसमें पूछा क्या है? पठनगत समस्या। पठनगत मतलब पढ़ने से समस्या, पढ़ने पर आधारित समस्या। तो डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया। लेक्सिया कहिए या लेक्सिया कहिए, दोनों में से कोई कह दीजिए, आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलें। तो अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? आपके सामने देखा जाए, कक्षायाम लेखन प्रारंभ कर तुम। ये देखिए, फिर से प्रश्न आ गया वही। क्या बात है, आज हमारे टाइपिस्ट महोदय एक ही प्रश्न को बार बार डाल दिए हैं। तो चलिए, इसे मतलब गलत ना किया जाए, इसमें फिर से सही करके क्या किया जाना चाहिए? मंथन करना चाहिए ना। विषय पर पहले मंथन कीजिए, फिर बच्चों को उस पर विचार करने का अपने विचारों का निर्माण करने के लिए निर्देश देना चाहिए। अपने विचारों का निर्माण करने के लिए बच्चों को देना चाहिए। चलिए, ये भी हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं। क्या बात है? बालेन मातृभाषा अधिग्रहणम भवति प्रमुखतया। बालक में मातृभाषा का अधिग्रहण यानी कि अर्जन करने में, अधिगम करने में क्या महत्वपूर्ण है? आइए देखा जाए क्या महत्वपूर्ण होता है। बालक जब बालेन मातृभाषायाः अधिग्रहण भवति प्रमुखतया। मातृभाषा अधिग्रहण के समय क्या सबसे प्रमुख होता है? तो लेखनेन, श्रवणेन, औपचारिक शिक्षण व्यवस्था, संभाषणेन। मातृभाषा से संबंधित जब होता है तो यहाँ पर सबसे पहले बात आती है अनुकरणेन की। क्या बात आती है? अनुकरणेन की बात आती है। अनुकरणेन की बात आती है। तो यहाँ पे अनुकरणेन तो हो नहीं रहा है। इसका मतलब है कि बालक जब मातृभाषा को सीखता है तो हाँ, सही है, सही है आपका। तो बालक जब मातृभाषा को पहले सीखता है तो उसमें सबसे पहला कार्य उसका क्या होता है? सुनने का कार्य होता है। सुनकर अपने परिवार और परिवेश की बातों को सुनकर सबसे पहले, देखिए, मातृभाषा अधिग्रहण भवत प्रमुखतया देखिए अर्जन। तो परिवार और पास पड़ोस से जो सीखता है, जो सुनता है, वही सीख लेता है। वही क्या होता है? वही मातृभाषा के रूप में सीख लेता है, ठीक है। तो कौन सा? श्रवणेन होगा इसमें, यानी कि सुनकर। सुनना भी तो एक प्रकार का अनुकरण है। सुनना भी एक प्रकार का क्या है? अनुकरण है। तो अनुकरण करके भाषा को सीखता है। तो आइए देखते हैं। जैसे अब देखिए, आपका बच्चा गांव में रह गया, आपके भाई का बच्चा शहर में चला गया। आपका बच्चा गांव में रह गया, आपके भाई साहब का बच्चा शहर में चला गया। तो आपका बच्चा भोजपुरी सुन रहा है, आपकी क्षेत्रीय भाषा सुन रहा है, आपके परिवार की भाषा सुन रहा है और आपके पास पड़ोस की भाषा सुन रहा है। तो वह भोजपुरी उसकी मातृभाषा बन गई। उसकी मातृभाषा सुनने से, मात्र सुनने और अनुकरण करने से उसकी मातृभाषा कौन बन गई? उस समय उसकी मातृभाषा भोजपुरी बन गई। कौन सी बन गई? तो भोजपुरी बन गई। लेकिन वहीं पर आपके बड़े भाई का बच्चा जो था वह किस परिवेश में चला गया? शहर के परिवेश में चला गया। अब शहर के परिवेश में हिंदी बोली जाती है। कौन सी भाषा बोली जाती है? हिंदी बोली जाती है। तो हिंदी उसकी वहाँ पे क्या हो गई? सिर्फ सुनने से उसकी मातृभाषा हिंदी हो गई। तो यहाँ पर परिवार और पास पड़ोस की बातें
श्रवणेन, श्रवणेन का मतलब सुनकर, सुन करके उसकी मातृभाषा क्या बन गई, मातृभाषा जो भी हो, चाहे हिंदी हो चाहे भोजपुरी हो, सुन करके मातृभाषा का अधिग्रहण होता है, प्रमुख यही है। ठीक है, चलिए फिर आगे चलते हैं। बालः स्वाभाविकतया तस्य प्रथमा भाषाम, अभी अभी मैंने बताया है कि बालक की स्वाभाविकतया, स्वाभाविकतया का मतलब सहजता से या स्वाभाविकता से या फिर स्वतः से जो भाषा सीखी जाती है वह कैसे सीखी जाती है, क्या अधिग्रहण करके सीखी जाती है, क्या अधिग्रहण की जाती है, यानी कि अधिगम किया जाता है, नहीं, अधिगम तो नहीं किया जाता है। पहली भाषा का जो स्वतः रूप से होती है, साहजिक होती है, पुनर्बलनात्मक होती है, नहीं होती है, लर्न यानी कि अध्ययन करके होती है, तो उसकी मातृभाषा का अभी अभी मैंने बताया कि अनुकरोति, अनुकरोति का क्या मतलब होता है, अनुकरण करके मातृभाषा। देखिए स्वाभाविक भाषा, स्वाभाविकतया भाषा जो प्रथम भाषा होती है, साहजिक भाषा होती है, वह साहजिक भाषा बालक अनुकरण करके सीखता है। कैसे सीखता है, साहजिक भाषा को बालक अनुकरण करके यानी कि अनुकरोति करके सीखता है, यानी कि इसमें कौन सा ऑप्शन हो गया, तो डी ऑप्शन हो गया। क्या आपको समझ में आया कि बालक स्वाभाविक रूप से जो भाषा सीखता है, जो पहली भाषा सीखता है वह उसकी मातृभाषा होती है। बालक जो पहली भाषा स्वाभाविक रूप से या साहजिक रूप से सीखता है वह उसकी कौन सी भाषा होती है, तो उसकी मातृभाषा होती है। और मातृभाषा कैसे सीखी जाती है, तो अनुकरण करके सीखी जाती है, साहजिक रूप से सीखी जाती है। ठीक है, ये मैंने ऊपर भी बताया, अगले पिछले प्रश्न में भी और इसमें भी बता दिया, तो इसमें सही कौन सा, अनुकरण करके। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अधोलिखितेषु किम ग्रहणात्मक कौशलम अस्ति, ग्रहणात्मक कौशल, तो ये भी तो मैंने आपको बता रखा है। कौशल से संबंधित यदि कोई भी प्रश्न आपका गलत हुआ तो समझ लीजिएगा मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैंने बहुत अच्छे से बहुत सरल शब्दों में आपको भाषा कौशल पूरी तरीके से पढ़ा दिया था। एक ग्रहणात्मक कौशल, ग्रहणात्मक कौशल को ही अवबोधनात्मक कौशल भी कहते हैं। कौन सा, अवबोधनात्मक कौशल भी कहते हैं, इसी को अवबोधनात्मक कौशल भी कहते हैं। यह सब मैंने, इसी को अर्जनात्मक कौशल भी कहते हैं या अर्जन कौशल भी कहते हैं, अर्जनात्मक कौशल भी कहते हैं ग्रहणात्मक कौशल को ही। तो कौन कौन से होते हैं जिसमें हम दूसरे के भावों या विचारों को किस प्रकार से ग्रहण कर सकते हैं। एक तो होता है सुनकर, एक कैसे होता है, एक होता है पढ़कर, एक क्या होता है, पढ़कर, और दूसरा क्या होता है, दूसरा क्या होता है, आपके सामने है, देखिए अपने, देखिए ग्रहण कौशल, ग्रहण का कौशल का मतलब क्या होता है, दूसरे के विचारों को ग्रहण करना। दूसरे के विचारों को हम ग्रहण कैसे कर सकते हैं, कैसे ग्रहण कर सकते हैं बताइए। तो इसमें से आपका जो सही उत्तर होगा वह होगा कि आप देखिए क्या था, सुबोपलि, सुबोपलि। तो सुबोपलि में ग्रहणात्मक कौशल पहले सुनना होगा फिर पढ़ना होगा, सुनकर और पढ़कर। तो सुनकर और पढ़कर किस में है, तो देखिए सुनकर और पढ़कर, यहाँ पे आंसर ही नहीं बना है, ये देखिए ये था श्रवणम, ये श्रवणम होना चाहिए, ये आपका चौथा वाला आंसर हो जाएगा। श्रवणम पठनम च, सुनना और पढ़ना, सुनना और पढ़ना, ये वाला आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। मैंने बार बार आपको बताया है, जब बार बार आपको बताया है तो आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। चलिए अगले प्रश्न पर चलें। और अगला प्रश्न क्या है दोस्तों हमारा, तो अगला प्रश्न आपका है शिक्षकस्य सहायेन औपचारिकतया का भाषा अधिगमे। औपचारिक रूप से कौन सी भाषा शिक्षक की सहायता से बालक सीखता है, शिक्षक की सहायता से, शिक्षक की सहायता से औपचारिक कौन सी भाषा औपचारिक रूप से बालक सीखता है। तो मातृभाषा तो साहजिक रूप से हो गया, पहला क्या हो गया, मातृभाषा। मातृभाषा को बच्चा कैसे सीखता है, साहजिक रूप से सीखता है,
साहजिक रूप से या अनुकरण करके, तो साहजिक नहीं है दोस्तों, साहजिक, साहजिक स्वाभाविक रूप से सीखता है। और जो द्वितीय भाषा होती है, द्वितीय भाषा जो होती है उसका औपचारिक रूप से उसको सीखता है। विद्यालय में जाकर शिक्षकों द्वारा यह क्या करता है, सीखता है। कौन? बालक, औपचारिक रूप से। तो कौन सी भाषा, इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? तो इसमें डी ऑप्शन, द्वितीय भाषा को। द्वितीय भाषा को बच्चा क्या करता है? औपचारिक रूप से शिक्षक की सहायता से सीखता है। चलिए, तो दोस्तों ये जो मेहनत आपके लिए की जा रही है, बस इसलिए की जा रही है कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। जो आपने लक्ष्य बना रखा है आप अपना, उसको प्राप्त कर सकें। दोस्तों कोई दूसरा उसमें सहायता करने, कोई मदद करने नहीं आएगा। उसके जब आप सफल हो जाएंगे ना, तो पीछे कोई नहीं देखने आएगा कि आपने कितनी मेहनत की है। बस उसे मतलब होता है तो सिर्फ आपकी सफलता से होता है। अगर आप सफल नहीं हैं दोस्तों, तो कोई आपकी सहायता करने नहीं आएगा और आपकी ज़िंदगी नरक सी हो जाएगी। नरक यहीं आपको दिखने लगेगा। तो दोस्तों जितनी आप लापरवाहियाँ कर रहे हैं, हमारा यही निर्देश होगा, हमारा यही आपसे आग्रह होगा कि उनको छोड़ दीजिए। आप तन मन धन से अपनी तैयारी पर जुट जाइए, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय नहीं रह गया है। मुश्किल से 1 हफ्ते का समय आपका रह गया है। आज 28 तारीख हो गई। आज कितनी तारीख है? 28 तारीख है। तो 28 तारीख से इसमें 2 दिन बचा हुआ है, बाकी 1 हफ्ते में आपका पेपर है। 2 दिन पहले से तो आप में यह डिस्टर्बेंस होता है कि कहाँ जाना है, कैसे जाना है, कैसे अपने सेंटर पर पहुँचेंगे। तो ये सारी समस्याएं लेकर इसलिए कह रहे हैं आपको कि सिर्फ 1 हफ्ते का समय बचा है दोस्तों। और जो हम आपको एक बात और बता देना चाहेंगे कि जितने भी छात्र व छात्राएं हैं, चाहे वो प्राइमरी के हों चाहे जूनियर के हों, इतना जान लीजिए जो हमारी अगली कक्षा आने वाली है उसमें हम आपको संधि प्लस प्रत्यय प्लस समास और समास के साथ साथ आपको हम उपसर्ग भी बता देंगे। और यह सब हम आपको पूर्ण रूप से व्याख्या से नहीं, ट्रिक्स के माध्यम से बताएंगे। ट्रिक्स के माध्यम से बताएंगे और इन पर आधारित जितने भी पूर्व प्रश्न हैं, प्रीवियस ईयर के जितने भी आए हुए प्रश्न हैं, उन सभी प्रश्नों को आधारित प्रश्नों को आपके सामने लेकर उपस्थित होंगे। इसीलिए दोस्तों कह रहे हैं कि आज की जो कक्षा है ये तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन जो अगली कक्षा होगी दोस्तों वह आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगी, बहुत महत्वपूर्ण होगी, जो आपके लिए क्या करेगी, यह निर्धारित करेगी कि आप सीटेट में सफल होंगे या नहीं। अगर यह आप देख रहे हैं और आसानी से समझ ले रहे हैं, और हम आपको आसानी से इसमें समझा देंगे, क्योंकि इसमें आपको पूरा थोड़ी पढ़ना है। जहाँ से वो आप प्रश्न पूछते हैं बस उतना ही पढ़ना है, उससे ज़्यादा पढ़ना नहीं है। तो दोस्तों संधि, प्रत्यय, समास, उपसर्ग और कुछ शब्दों के रूप भी बता देंगे, तो रूप भी इसी में शामिल कर लेंगे और आपको उस पर आधारित प्रश्न भी देंगे दोस्तों। तो ये प्रश्नों को और उस पर आधारित उनमें जो टॉपिक हैं आपको जो लिखे हुए हैं हम उनको आपके सामने लेकर उपस्थित होंगे दोस्तों। तो एकदम सरल और ट्रिक के माध्यम से आपको लेकर उपस्थित होंगे। जिसमें से प्रश्न पूछेगा सिर्फ वही पढ़ाएंगे आपको, उससे ज़्यादा पढ़कर आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। आपको यह जानना जरूरी होता है कि हमें पढ़ने से ज़्यादा छोड़ना क्या है, क्योंकि जब तक आप आलतू फालतू की चीज़ें पढ़ेंगे तो आप जो आपके लायक चीज़ें, जो आपके लिए एकदम क्या होते हैं कि उन्हें क्या कहा जाता है, जो आपके लिए महत्वपूर्ण टॉपिक होती हैं, उनको कब पढ़ेंगे। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। यह प्रश्न हमने कर लिया कि नहीं किया? अच्छा हाँ, ये प्रश्न वहाँ पर देखिए दोस्तों था जहाँ पर विकल्प दूसरा हो गया था। ये देखिए, मैंने कहा था ना पढ़ने का उद्देश्य होता है, पढ़ने का जो उद्देश्य होता है वह लिखे हुए तथ्य का उच्चारण करना ही नहीं होता है।
मात्र उनका उच्चारण करने से नहीं होता है, उनको उनका अर्थ ग्रहण करने से होता है। आप तब तक आपका पढ़ना सार्थक नहीं होगा जब तक आपको उसका अर्थ का बोध ना हो, उसके अर्थों का जब तक बोध ना हो। पठन कौशल का उद्देश्य मैंने बताया था अभी, बाद में अब इस पर बार बार इस पर हम व्याख्या नहीं करेंगे। आप पहले प्रश्न पर देख लेंगे, उसके बाद यहाँ पर ये देखिए प्रश्न यहाँ पर है, बस वहाँ पे विकल्प चेंज हो गया था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। नवीन शब्दानाम नवीन वाक्य रचनाया च अधिगमम कुर्यात्, अधिगमम कुर्यात्, नवीन शब्दानुच्चारणम शब्द दूरीकुर्यात्, अस्फुट वक्तापि भवेत पठस्य अर्थबोधम। क्या बात है, आज के प्रश्न ही गलत कर दिए गए हैं, तभी तो कह रहे हैं। ये देखिए आपका ये जो अस्फुट ये है, तो इसके बाद आपका पठस, ये देखिए पिछले वाले का अर्थ इसमें आ गया, पिछले वाले का ये हो गया, यहाँ से हो गया। नवीन शब्दानाम उच्चारणम समस्या दूरीकुर्यात्। हाँ, तो अब इसमें आपका प्रश्न क्या है दोस्तों? तो इसमें आपका जो प्रश्न है वह क्या है, तो देख लीजिए। नवीन शब्दानाम नवीन वाक्य रचनायाम च अधिगम कुर्यात्, नवीन शब्दानाम उच्चारणम दूर्यम कुर्यात्। तो इसमें बताइए नवीन शब्दों का, नवीन शब्दों से, नए नए शब्दों से नए नए वाक्य की रचना करते समय जो अधिगम का कार्य होता है, ये प्रश्न ही अधूरा है। यह प्रश्न ही अधूरा है। इसमें यह होना चाहिए कि नए नए शब्दों से, नए शब्दों द्वारा, नए शब्दों द्वारा नए वाक्यों का निर्माण, नए वाक्यों का निर्माण करना होता है, करना होता है, करने से होता है या करना होता है। तो ऐसा प्रश्न होना चाहिए था। तो इसमें नैसर्गिक वातावरण निर्माण भवेत्, तो हाँ, नए शब्दों से नए वाक्यों का निर्माण करवाना बच्चों से, बच्चों द्वारा यानी कि छात्रों द्वारा। किसके द्वारा? तो छात्रों द्वारा, छात्रों द्वारा नए नए शब्दों से नए नए वाक्यों का निर्माण करवाना ही क्या कहलाता है, या ऐसी पद्धति को क्या कहते हैं? तो नैसर्गिक वातावरण से निर्माणम भवेत्, इससे स्वाभाविक वातावरण का निर्माण होता है। मैंने आपको ट्रिक्स में भी बताया था, ट्रिक में इन शब्दों को बताया था, किनको? नैसर्गिक वातावरण से निर्माणम। तो नैसर्गिक का मतलब होता है क्या? स्वाभाविकतया, स्वाभाविकतया, स्वाभाविक रूप से नए वातावरण से संबंधित करके, वातावरण से जोड़कर बच्चों को पढ़ाना क्या कहलाता है? तो आपका यह होता है नए शब्दों का निर्माण या नए वाक्यों का निर्माण करा देंगे आप। चलिए तो यहाँ पे अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। तो अगला प्रश्न क्या है हमारा, देखिए। प्रथम कक्षायाः कृते भाषायाः पाठ्यपुस्तके प्रारंभिके कविता कथा च दत्ता सन्ति, अनन्तरं च अक्षराणां लेखनम् एवं तथ्यपुस्तकं का प्रणालीम् अनुसरति। पहले देखिए, भाषा पाठ्य पुस्तक में प्रारंभ करते समय सबसे पहले कविता, सबसे पहले कविता, अब कविता नाम मत समझिएगा, ये काव्य वाली कविता है आपकी, पद्य वाली, ठीक है। कविता पहले पढ़ाइए, फिर उसके बाद उन पर अक्षरों का लेखन, अक्षरों और शब्दों का पाठन कीजिए, अक्षरों और शब्दों का पाठ करवाइए बच्चों से। तो यह किस प्रणाली का अनुसरण करती है, किस प्रणाली का? तो अभी अभी मैंने पहले ही प्रश्न में, पहला प्रश्न आप उठा के देखिए, बैक करके देखिए वीडियो को, तो वहाँ पर बताया है कि सबसे पहले साहित्य, पहले क्या करना? साहित्य, फिर इसके बाद वर्णों को पढ़ाना ही क्या कहलाता है? अधोगामी प्रणाली कहलाती है। देखिए दोनों आपको मिल गया, दोनों प्रश्न आपको मिल गए कि अधोगामी क्या होता है, ऊर्ध्वगामी। ऊर्ध्वगामी पहले ही प्रश्न में है और अधोगामी यहाँ पर मिल गया आपको, ठीक है। तो यहाँ ये भूलना नहीं चाहिए आपको, इसलिए बार बार आपको रिवाइज हो रहा है ये सब। अधोलिखितेषु का उत्तर समीचीन,
तो अधोलिखित मतलब नीचे लिखे हुए में से कौन सा सबसे समीचीन, कौन सा सबसे उत्तम है? तो कौन सा सबसे उत्तम है दोस्तों? बाला यदा विद्यालयम आगच्छति तदा रिक्त फलेश, हाँ, तो रिक्त फल का अस्ति। तो उसके बाद दूसरा वाला है, यहाँ से दूसरा वाला है, यहाँ से आपका दूसरा क्या है? शब्दा नाम समूह से रटना। ये देखिए पहले नकारात्मक शब्द मिल गया आपको, रटना, रटना, रटना नहीं है, आपको हटा दीजिए। आंग्ल भाषा या कदिन्ना, आंग्ल भाषा की बातें नहीं की गई यहाँ पे, चलिए हटा दीजिए इसके। आंग्ल भाषा कहाँ से आ गई बच्चे के? अभी प्राथमिक पे है बच्चा। अनुभवा नाम महत्वकोशेण सह बाला विद्यालयम आगच्छति, महत्वा नाम भी हटा दीजिए। अब यहाँ पे आपका जो बचा है, बालक जब विद्यालय आते हैं तो वह कोरी स्लेट के समान होते हैं। बालक जब विद्यालय आते हैं तो वह कैसे होते हैं? तो कोरी स्लेट के समान होते हैं। हाँ, कोरी स्लेट के समान होते हैं। तो यह आपका सही है। ये आपके मनोविज्ञान में जाएंगे तो वहाँ का कोर्स है कि बालक जब विद्यालय आता है तो वह कोरी स्लेट के समान आता है। बालक उसे, शिक्षक उसे चाहे जो चाहे वह बना सकता है। भाषा अधिगम अर्थम कंठस्थीकरणम भाषा शिक्षण से का उपागम स्वीकरोति। भाषा अधिगम का कंठस्थीकरण किस उपागम विधि में आता है? किस उपागम विधि में आता है? तो यहाँ पे देखिए हमारे महानुभाव कितने अच्छे हैं कि विकल्प ही गायब कर दिए हैं। कैसे कैसे, ये देखिए, तो ये कंप्यूटर सेंटर का नाम डाल दिए हैं। तो कंप्यूटर सेंटर से यहाँ कोई मतलब नहीं है दोस्तों। यहाँ देखिए ये टाइमिंग, यानी कि उनके जहाँ से यह टाइप हुआ है, जो टाइप किए हैं उन्होंने अपनी सेटिंग इसमें लगा दी है। तो अपनी सेटिंग मत लगाया कीजिए इसमें। ये हमारी प्रश्न है, ये हमें पढ़ाने हैं, यहाँ कंप्यूटर की पढ़ाई नहीं करानी है। तो देखिए, तो भाषा अधिगम क्या है? भाषा अधिगम, भाषा अधिगम की बात यहाँ पे की है। भाषा अधिगम के कंठस्थीकरण में कौन सा उपागम सही होगा यहाँ पे? तो व्याकरण अनुवाद विधि, व्याकरण अनुवाद पद्धति। ये देखिए दूसरे वाले में है। संरचना की बात यहाँ पे है नहीं। और यहाँ पे संपूर्ण शारीरिक मतलब क्या होता है आपका? संपूर्ण शारीरिक प्रक्रिया, यानी कि योगा करवाया जाए बच्चों से, या फिर और कोई कार्य। संप्रेषणात्मक उपागम की बात ही नहीं है यहाँ पे। भाषा अधिगम की बात है, तो भाषा अधिगम में व्याकरण अनुवाद पद्धति में कंठस्थीकरण कराया। कंठस्थीकरण की बात जहाँ पे आए तो वहाँ पे क्या आता है? तो व्याकरण अनुवाद विधि आती है। क्या आती है? तो व्याकरण अनुवाद विधि या पद्धति, व्याकरण अनुवाद पद्धति। ठीक है, हो गया। चलिए फिर इसमें से कौन सा आपका आंसर था? तो इसमें से आपका आंसर था बी वाला। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न क्या है? बाला नाम नवीन शब्दान पाठयितुं शिक्षक प्राकृतिक वस्तून उपयोगम करोति यतः। बालकों को नए शब्द पढ़ाते समय शिक्षक जो शिक्षिका की बात है, शिक्षक नहीं, बार बार शिक्षक ही नहीं आएंगे, तो छात्रों के पास मैडम भी तो जानी चाहिए, मैडम भी तो उनको सिखानी चाहिए। सभी लोग शिक्षक ही थोड़ी होंगे, उसमें कुछ शिक्षिकाएं भी तो होंगी। आइए फिर शिक्षिका से पढ़ लिया जाए, मैडम जी से पढ़ लिया जाए। तो मैडम जी से पढ़ने की बात हुई। प्राकृतिक वस्तुओं का निर्माण, प्राकृतिक वस्तुओं का उपयोग करते हैं नवीन शब्दों को पढ़ाने के लिए। नवीन शब्दों को पढ़ाने के लिए शिक्षिका जो हैं वह क्या करती हैं? तो प्राकृतिक वस्तुओं का प्रयोग करती हैं। प्राकृतिक वस्तुओं का मतलब पेड़ पौधे और कुछ प्राकृतिक वस्तुओं का, यानी कि जंतुओं की बात कर ली जाए कि जंतुओं को दिखाकर भी, ठीक है। तो इन सब की बात प्राकृतिक वस्तुओं का प्रयोग कर रही हैं नए शब्दों के लिए। तो यहाँ पे क्या हुआ? एतेन प्राकृत जीवने दृष्टि वस्तु भी सह शब्दानाम संबंध स्थापित सहायता भवति। तो प्राकृतिक जीवन से
वस्तुओं के शब्दों के सहायता संबंध करा रहे हैं, संबंध स्थापित करा रहे हैं, तो ये भी नहीं, ये नहीं होगा, ये आपका उचित आंसर नहीं होगा। बाल शिक्षार्थिनः निराकर, निराकर का मतलब अवचिंतन, अवचेतन मन से, निराकर चिंतन का मतलब अमूर्त चिंतन, तो बच्चे में अभी अमूर्त चिंतन की बात नहीं हो रही है, बच्चा प्राथमिक स्तर पर है। चलिए ये भी हट गया। तो उसके बाद आगे चलेंगे, वस्तु भी एवं वयम नवीन शब्दानां पाठयितुं शक्यतुम, एतेन शब्दानां शुद्ध वर्तनी की बात अभी भी नहीं है, बच्चा प्राथमिक स्तर पर, जहाँ पे ज़्यादा शुद्ध की बात कर दी जाए तो ज़्यादा शुद्धता बच्चे में नहीं होती। वस्तु भी एवं, वस्तु से वस्तुओं को दिखाकर बच्चों में नवीन शब्दों को पढ़ाना ही क्या होता है, नवीन शब्दों को पढ़ाना ही प्रकृति से जोड़ना होता है, प्राकृतिक वस्तुओं का उद्देश्य होता है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, भाषायाः कक्षायां कथा कथनम महत्वपूर्ण भूमिका वर्तते इति। तो महत्वपूर्ण भूमिका होती है कथा कथन से, भाषा की कक्षा में कथा कथन विधि जो होती है वह महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कब निभाती है, शिक्षकस्य विश्रामार्थ सहायतो करोति, एतत् भाषायाः समर्थं रूपेण प्रस्तौति, एतत् नैतिक शिक्षणां ददाति अमोद। अब ये देखिए कथा कथन जो है, जो यहाँ पे देखिए ये पहला ऑप्शन है, अब यहाँ से ये दूसरा ऑप्शन है, यहाँ से ये सी वाला ऑप्शन है, यहाँ से ये डी वाला ऑप्शन है। आपको अब समझ में आ रहा होगा। तो विश्राम से अब बताइए शिक्षक के विश्राम की बात महत्वपूर्ण कहाँ आ जाएगी, भाषा समर्थन, भाषा की समर्थता के रूप में प्रस्तुत की जाती है, नहीं। तो एतत् नैतिक शिक्षणम ददाति, तो जो हम कथा कथन कहते हैं, कथा कथन की सहायता से बच्चों में नैतिकता का बोध कराते हैं। किसका बोध कराते हैं, नैतिक मूल्यों का बोध करवाते हैं। तो इसीलिए देखते हैं कि जो छोटी छोटी कहानियाँ होती हैं उसमें सत्य अहिंसा आदि की बात सिखाई जाती है बच्चों को, उसके द्वारा अच्छी अच्छी बातें बच्चों को सिखाई जाती है, रूटीन सिखाया जाता है, अच्छी आदतें बताई जाती हैं। किसके द्वारा, तो कथा कथन के माध्यम से बच्चों में यह सिखाया जाता है। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, सी वाला ऑप्शन हो गया। चलिए ऊपर चलते हैं, आगे चलते हैं। भाषायाः पाठ्यचर्चायां साहित्यम समावेशम स्यात्। अब साहित्य में समावेश होना चाहिए, तो साहित्य का मैंने गुण ही बताया था आपको कि साहित्य से बच्चे में आलोचनात्मक विकास होता है। साहित्य से बच्चे में कौन सा विकास होता है, आलोचनात्मक विकास होता है, आलोचनात्मक विकास होता है। अब देखिए कहीं आलोचना से संबंधित आपके उत्तर कहीं हैं, हाँ ये देखिए, इदम विद्यार्थी ने आलोचना क्षमताम वर्धयति, बच्चे में इसके द्वारा, छात्र में इसके द्वारा आलोचन क्षमता का विकास होता है, आलोचनात्मक क्षमता का विकास होता है। ऑप्शन नंबर सी। इसका जो साहित्य समावेश है, साहित्य पाठन है बच्चे में, उसके द्वारा बच्चे में क्या होता है, उसके द्वारा छात्र में आलोचनात्मक विकास होता है, आलोचन क्षमता का विकास होता है। ये देखिए, तो आगे कुछ देखने की ज़रूरत ही नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पर, 20वां प्रश्न है हमारा, 20वां या आखिरी भी होगा, हैं 21, 20 के बाद फिर से 20, 21, अच्छा प्रश्न बार बार रिपीट हो गए हैं। पूर्व पर इतिहास कर्तुम शिक्षका निर्देशकम अवलोकम, अच्छा तो ये 20वां वाला पहले देख लिया जाए, क्या है इसमें। कश्चित् विषय अधिकृत्य स्वतंत्रतया लेखितुं चतुर्थकक्षायां छात्रान् शिक्षक नियोजितुं शक्नोति यदि सः विषयः समृद्ध आसीत्। आसीत् नहीं दोस्तों, अस्ति है, वो हमारे जुबान हमारी फिसल जाती है। ये मानवीय त्रुटि हमसे बार बार होती है कि हम आसीत को अस्ति, अस्म को अस्तः कभी कभी पढ़ देते हैं, लेकिन उसको सुधार कर देते हैं। तो इससे आप दुखी ना होइएगा। चलिए, तो इसमें क्या है, किसी विषय की स्वतंत्र लेखन के लिए कक्षा 4 के विषय को शिक्षक नियोजित करना चाह रही है, किसी विषय से संबंधित,
तो यह कैसे होता है, वैयक्तिक जीवन से होता है या सामाजिक समस्या से होता है। तो बच्चे को कोई स्वतंत्र रूप से आप विषय से लेखन की बात कर रहे हैं, विषय पर लेखन सिखाने की बात कर रहे हैं, तो यह सामाजिक समस्या से जुड़ी हुई बात होती है। सामाजिक समस्या से कभी बच्चे को विषय से आधारित, विषय पर स्वतंत्र लेखन की बात, विषय पर स्वतंत्र लेखन की बात की जा रही है। स्वतंत्र लेखन की बात कक्षा 4 के बच्चे को जो शिक्षक हैं वह सिखाना चाहते हैं, तो वह कैसी समस्या है, तो सामाजिक समस्या भी, सामाजिक समस्या से। ठीक है, चलिए फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों हमारा, तो अगला प्रश्न है पूर्व पठितायाः कक्षायाः पुनः कथनार्थं छात्रेभ्यः निर्देशित आकलितुम्। पूर्व पढ़ाए हुए कथा को पुनः बच्चों से पढ़ने के लिए कहा जाता है। तो शिक्षक बच्चे के किस गुण का आकलन करना चाहते हैं, किस सक्षमता का आकलन करना चाहते हैं, तो इसमें हो गया उच्चारणम। इसमें क्या होगा, उच्चारणम होगा। क्यों होगा इसको भी हम बता दे रहे हैं आपको। देखिए, पहले शिक्षक किसी पाठ को पढ़ता है, पहले क्या करता है, शिक्षक किसी पाठ को पढ़ता है, शिक्षक किसी पाठ को क्या करते हैं, पढ़ता है। शिक्षक जब वो किसी पाठ को पढ़ता है उसके बाद बच्चों से पढ़वाने का प्रयास करता है, बच्चों से पढ़वाने का प्रयास करता है, तो बच्चे की उच्चारण शक्ति का विकास होता है, बच्चे की उच्चारण कौशल का विकास होता है। इससे क्या होता है, बच्चे की उच्चारण कौशल का विकास होता है, क्योंकि पहले शिक्षक पढ़ चुका है, उसके बाद बच्चे को अनुकरणात्मक उच्चारण करने की बात की जा रही है। जब अनुकरणात्मक उच्चारण की बात की जा रही है तो इसमें उच्चारण का विकास होता है, बच्चे के उच्चारण कौशल का विकास होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और हमें लगता है कि आगे के क्वेश्चन रिपीटेड ही हैं। स्वाभाविकतया प्रथमा भाषा अनुकरोति, जो मैंने आपको बताया था, अनुकरण करके सीखता है बच्चा। फिर उसके बाद आगे चलते हैं, तो आगे जब चलेंगे शिक्षक विशेषणम, तो यह भी हो गया है। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो आज की कक्षा आपको कैसी लगी दोस्तों, इस पर आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और कल की क्लास, कल का जो सेशन होगा, कल का जो वीडियो होगा, उसको देखना ना भूलिएगा, क्योंकि कल की कक्षा में चाहे वह प्राइमरी के हों, चाहे वह जूनियर के छात्र हों, उनके लिए बहुत ही ज़रूरी होने वाली है, क्योंकि उसमें सारी की सारी टॉपिक जो आपके व्याकरण से संबंधित हैं उसको हम संकलित करेंगे और आसानी से आपको उस पर आधारित प्रश्नों को भी करवाएंगे। और प्रश्नों को करवाने के बाद आपको दिखाएंगे कि कितना अच्छा होता है, कितने अच्छे से आप उसको सीख लेते हैं, कितनी सरल टॉपिक हैं आपके पास, लेकिन आप उस पर ध्यान नहीं दे पाते हैं दोस्तों। तो हम उस पर आपको ध्यान दिलवाएंगे और आपको अच्छे से उस पर ज्ञान करवाएंगे और आपको इतना सक्षम बनाएंगे कि आप पेपर आसानी से क्लियर कर जाओ। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।